मॉर्निंग एवरीवन। सो हम +1 बायोलॉजी के इस फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे आज। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि हमने लिविंग और नॉन लिविंग बींग्स के जो डिफरेंस होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो लिविंग बींग्स के अंदर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं मेन, जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो जो लिविंग बींग्स होते हैं, लिविंग बींग्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है, लिविंग बींग्स में हम डाइवर्सिटी देखते हैं। डाइवर्सिटी से मतलब कि हम देखते हैं बेटा, हमारे यहाँ पे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया हैं, प्लांट्स हैं, एल्गी हैं, ठीक है, फंगाई आप देखते हो, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स भी आप देखते हो। ठीक है, उसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफिक प्लांट्स भी हैं यहाँ पे। ठीक है, नेचर के अंदर प्लांट्स भी विजिबल होते हैं, एनिमल्स भी विजिबल होते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है? डाइवर्सिटी दिखाई देती है, मतलब वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म हम देखते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर, पर्टिकुलर रीजन में जो फ्लोरा एंड फ्यूना प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरा प्लस फ्यूना प्रेजेंट होते हैं, वो मिलके क्या बनाते हैं? किसी भी प्लेस की बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। फ्लोरा क्या होता है यहाँ पे? फ्लोरा होता है प्लांट स्पीसीज, नंबर ऑफ प्लांट स्पीसीज। फ्यूना होता है एनिमल स्पीसीज। ठीक है, एनिमल स्पीसीज। ठीक है, तो जितने भी लिविंग बींग्स एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट हैं, वो उसकी क्या बनाते हैं? बायोडाइवर्सिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी आप देखते हो बेटा, वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हो जाता है कि जो नंबर ऑफ डाइवर्सिटी एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है, उसको हम एक एक करके स्टडी करें, कि बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? इसके लिए टेक्सोनोमी पढ़ते हैं। ठीक है, इसको टेक्सोनोमिकली हम इन ऑर्गेनिजम्स को अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो टेक्सोनोमी क्या होती है यहाँ पे? टेक्सोनोमी को आप डिफाइन कर सकते हो अरेंजमेंट ऑफ लॉ। ठीक है, टेक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट, और नोमी का मतलब, नोमोस का मतलब होता है लो। ठीक है, तो टेक्सोनोमी में हम क्या करते हैं? ये जो नंबर ऑफ डाइवर्सिटी हम देखते हैं, उनको हम एक पर्टिकुलर रूल्स के अकॉर्डिंग, पर्टिकुलर लॉज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उनको अरेंज करते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली हम उसको अरेंज करेंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ये एक साइंस की ब्रांच होती है जो ऑर्गेनिज्म की आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन पे काम करती है। ठीक है, टेक्सोनोमी इज द अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल्स। साइंटिफिक रूल्स, ओके, तो साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को अरेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हर जगह पे क्या होता है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल्स होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, जैसे हम प्लांट्स की नाम देख लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में मैंगो को क्या कहा जाता है? आम कहते हैं। ठीक है, और जो ब्रिटिश जो रीजन है, ठीक है, अमेरिकन रीजन है, वहाँ पे इसको मैंगो कहा जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। इसी तरह चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ और कहा जाएगा, ताइवान लैंग्वेज में कुछ और कहेंगे, जापानीज़ में कुछ और इसका नाम होगा। ठीक है, तो उन सब कन्फ्यूज़न से बचने के लिए, जो इतना सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग नाम से सेम ही चीज़ को पुकारते हैं, तो एक कन्फ्यूज़न ना हो, कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं? साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर नाम देते हैं।
जैसे मैंगो का जो साइंटिफिक नेम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ये नाम इसका कॉमन रहेगा, चाहे हम किसी भी वर्ल्ड के किसी भी रीजन के अंदर क्यों ना चले जाएं, नाम यही रहेगा इसका, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है, चाहे आप ब्रिटेन में जाके ये बोले कि मैंजीफेरा इंडिका चाहिए मुझे, या चाइना में जाके बोले, या जापान में जाके बोले, कहीं भी किसी भी रीजन में आप जाके नाम बुलाओगे तो आपको वो पर्सन क्या देगा, आम ही देगा। ठीक है, तो ये साइंटिफिक नेम होते हैं जो टैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो होती है उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा, मेन पॉइंट्स होते हैं इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, फर्स्ट है बेटा आइडेंटिफिकेशन। ओके, सेकंड है नोमेनक्लेचर। थर्ड है क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे, डिफरेंट ये पॉइंट्स हैं जो टैक्सोनॉमी के लिए एसेंशियल होते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट्स क्या है, आइडेंटिफिकेशन। हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म मिलता है, ठीक है, कोई भी लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, या फिर वो एनिमल रहा हो, प्लांट रहा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसके कैरेक्टर्स के बेस पे। जो भी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है, जितना भी डाटा हमारे पास प्रेजेंट है, प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, जिनकी हम आइडेंटिफिकेशन कर चुके हैं, उनके साथ क्या करेंगे, जो अननोन ऑर्गेनिज्म है हमारा, उसके कैरेक्टर्स और उसकी सिमिलरिटी और उसकी डिससिमिलरिटी के बेस पे हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे अगर वो मल्टी सेलुलर यूकैरियोट है तो उसको हम फंगाई, प्लांट और एनिमल के अंदर रखना चाहिए। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मान लो उसका फोटो ऑटोट्रोफिक है तो हम उसको प्लांट के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसके कैरेक्टर्स के बेस पे, उसके अंदर कैसे कैरेक्टर प्रेजेंट है, जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है उनके साथ उनकी सिमिलरिटी है या डिससिमिलरिटी, उसके अकॉर्डिंग हम पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, और आइडेंटिफिकेशन के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट बनता है आपका वो है नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन जब हो जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की तो हम क्या करते हैं, उसको पर्टिकुलर नाम देते हैं। ठीक है, और पर्टिकुलर नाम उसको साइंटिस्ट देते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रूल्स। जो साइंटिफिक रूल्स होते हैं ICBN के रूल्स हैं, ठीक है, ICBN एंड ICZN के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इनका नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं। जैसे हम जो नया बच्चा आता है, ह्यूमन बेबी के अंदर आता है, उसको भी एक नामकरण समारोह करते हैं, हम उनका नाम देते हैं उसको पर्टिकुलर। उसी तरह से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को भी नाम दिया जाता है साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग। जो भी रूल्स डिसाइड करे हैं किसने, ICBN ने और ICZN ने। ICBN का मतलब है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। ICZN का मतलब होता है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स की अगर नोमेनक्लेचर करनी तो ICBN के रूल के अकॉर्डिंग करते हैं हम, और अगर एनिमल की नोमेनक्लेचर करना चाहते हैं हम तो हम जूलॉजिकल कोड के अकॉर्डिंग उसकी नेमिंग करते हैं। और एक बार जब नोमेनक्लेचर हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। भाई जो प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म हमारे पास प्रेजेंट है उसके साथ उसकी सिमिलरिटी क्या है, डिससिमिलरिटी क्या है, ठीक है, उनकी बेसिस पे उसको पर्टिकुलर ग्रुप में हम रखते हैं। जो भी उसका कन्वीनियंट ग्रुप होगा उसके अंदर हम उसको रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, टैक्सोनॉमी करते हैं। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो है उसके सिमिलर टर्म हम यूज़ करते हैं बेटा सिस्टमैटिक्स। ठीक है, सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक्स और टैक्सोनॉमी दोनों ही इंटरचेंजेबल टर्म हैं, इन दोनों को एक साथ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो सिस्टमैटिक टर्म है वो किसने दी थी बेटा, लिनस ने दी थी। ठीक है, ये जो टर्म है वो लिनस ने दी।
केयरलेसलीनेस ने ये टर्म दी थी। और ये जो बायोलॉजिकल जो वर्ड होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल टर्म्स हैं, वो सभी लैटिन लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं। उन सब का जो ओरिजिन होता है वो या तो लैटिन लैंग्वेज से रहा होगा या फिर वो ग्रीक लैंग्वेज से रहा होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो लैटिन लैंग्वेज है या ग्रीक लैंग्वेज है वो एक डेड लैंग्वेज है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे यूज़ में नहीं है। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट टाइम में कोई लैंग्वेज यूज़ में नहीं होती तो उसके अंदर चेंज के चांसेस जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कि चेंज नहीं होगा उसका मीनिंग, जो मीनिंग है वही रहेगा। जैसे जो लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें रोज़ या फिर कुछ महीनों के अंदर नए वर्ड आते रहते हैं। ठीक है, तो डेड लैंग्वेज के अंदर वो चांसेस ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 3 मेन पॉइंट हो गए टैक्सोनॉमी के: आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। सिस्टमैटिक टर्म हम इंटरचेंजेबली टैक्सोनॉमी के लिए यूज़ करते हैं, और ये टर्म इन्होंने किसने यूज़ की थी बेटा? फर्स्ट टाइम लिनस ने यूज़ की थी अपनी बुक सिस्टेमा नेचरे के अंदर। इनकी बुक का नाम था सिस्टेमा नेचरे। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो है वो हम करते किस बेसिस पे है बेटा, कि उसका जो बेस है वो क्या है। हमने पता कर लिया भाई टैक्सोनॉमी हम करते हैं, तो पहले हम ये भी जान लेते हैं कि टैक्सोनॉमी क्यों ज़रूरी है। टैक्सोनॉमी की ज़रूरत क्या है, क्यों इतनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं इंसान, क्यों साइंटिस्ट इस चीज़ में लगे हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है बेटा कि हम जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं इसके साथ। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म है बेटा, जैसे अननोन ऑर्गेनिज्म है, हो सकता है उनसे हमें कोई ऐसा यूज़ उनका हो कि हमें उनसे कोई ऐसी इम्पोर्टेंट ड्रग मिल जाए, या फिर हमारे लिए ह्यूमन के लिए यूज़फुल एनिमल हमें मिल जाए जो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो, काफ़ी यूज़फुल हो हमारे लिए। तो इसलिए भी हम टैक्सोनॉमी को करते हैं। तो टैक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है बेटा? प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस है इसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और डाइवर्सिटी की जब आप बात ही कर रहे हैं हम बायोडाइवर्सिटी की, कि बायोडाइवर्सिटी जो है क्या है, पर्टिकुलर रीजन के जो नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको हम बायोडाइवर्सिटी में काउंट करते हैं। तो आपको मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी कहाँ मिल सकती है? जो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कौन से फॉरेस्ट होते हैं? ये वो फॉरेस्ट है जो इक्वेटोरियल लाइन पे प्रेजेंट है, जो अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन है वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रेजेंट हैं उनको हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पे डाइवर्सिटी जो होती है वो मैक्सिमम होगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम होंगे यहाँ पे इंसेक्ट की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगी, इंसेक्ट की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, बर्ड की स्पीसीज़ बहुत ज़्यादा होंगी, एनिमल्स की स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, प्लांट की स्पीसीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी। मतलब कहने का है कि डाइवर्सिटी के अगर केस में हम देखें इसको, डाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में अगर हम देखें तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमें कहाँ मिलते हैं? साउथ अफ्रीका में मिलते हैं बेटा, साउथ अमेरिका में मिलते हैं, इंडिया में भी है। इंडिया में कहाँ है? इस ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में मिलते हैं। ठीक है, दक्कन का पठार और जो मेघालय रीजन है वहाँ पे हमें जो फॉरेस्ट मिलते हैं वो कैसे फॉरेस्ट हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं। इंडिया में बहुत कम है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, लेकिन प्रेजेंट है। ठीक है, साउथ अफ्रीका का जो रीजन है, ठीक है, और साउथ अमेरिका का जो रीजन है या ग्रेट अमेजन फॉरेस्ट जो है, अगर उसको आप देखो, अगर हेलीकॉप्टर से भी अगर हम ऊपर उसको देखते हैं तो हमें लैंड का कोई एक छोटा सा रीजन भी नज़र नहीं आता है। पूरी की पूरी लैंड हमें ग्रीन दिखाई देती है। इसको हम लंग्स ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। जो ग्रेट अमेजन फॉरेस्ट है उसको हम हमारे प्लेनेट के लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं उनको। ठीक है,
तो यहाँ पे जो डाइवर्सिटी प्रेजेंट है उसकी अभी तक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाई है, ऐसा मानते हैं साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि अगर हम आइडेंटिफिकेशन करें, नोमेनक्लेचर करना चाहें, तो जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उसके अंदर हर दिन हम एक नए इंसेक्ट की वैरायटी को डिस्कवर कर सकते हैं और नए प्लांट्स को डिस्कवर कर सकते हैं, नए एनिमल्स को डिस्कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी आपको कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो मैक्सिमम डाइवर्सिटी है वो कहाँ मिलती है? हमें कोरल रीफ्स में मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भी और कोरल रीफ्स प्रेजेंट है। ग्रेट बैरियर जो वहाँ पे प्रेजेंट है कोरल रीफ्स का। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया में कहाँ है कोरल रीफ? इंडिया में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर, लक्षद्वीप के अंदर। वो सब किससे बने हुए हैं बेटा? ये कोरल रीफ से बने हुए आइलैंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होती है? मैक्सिमम जो सेकंड मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, जो ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है, जो रीजन है, यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है। टेम्परेचर है वो भी कहाँ है? कैसा? हायर साइड है बेटा। ठीक है, प्रेसिपिटेशन भी हायर साइड है। प्रेसिपिटेशन जो है वो भी कैसा है? हायर साइड है, ज़्यादा है बेटा। प्रेसिपिटेशन का मतलब है रेन, जो बारिश होती है यहाँ पे, रेन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर भी ज़्यादा है, प्रेसिपिटेशन भी ज़्यादा है। ठीक है, और सोइल टाइप जो है वो भी ओब्वियसली ज़्यादा ही होगी, क्योंकि प्लांट की वैरायटी जितनी ज़्यादा है उतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होंगे वहाँ पे। ठीक है, सोइल टाइप है वो भी अच्छी है यहाँ पे भाई, मिनरल्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है बेटा कि जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये डाइवर्सिटी यहाँ पे क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ओके, तो अब डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है तो टैक्सोनॉमी की रिक्वायरमेंट तो हमें है ही है। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी हम करते कैसे हैं? किस बेस पे हम टैक्सोनॉमी करते हैं? मतलब कौन सा कैरेक्टर हम देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जिसके बेस पे हम क्या करेंगे? अलग अलग करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे ऑर्गेनिजम्स का। तो ये हम कर सकते हैं बेटा, एक तो साइटोटैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग, और एक हम कर सकते हैं केमोटैक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। ठीक है, साइटोटैक्सोनॉमी साइटोटैक्सोनॉमी क्या होती है? साइटोटैक्सोनॉमी एक ब्रांच जो साइंस की है, ये किस पे काम करती है? सेल पे काम करती है, कि सेल के अंदर जो सेल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसके अंदर कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं, कैसी उसकी स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी फिजियोलॉजी है, किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, तो साइटोटैक्सोनॉमी किसके बेस पे होगी बेटा? सेल की स्ट्रक्चर के बेस पे, क्रोमोसोम नंबर के बेस पे, क्रोमोसोम नंबर के बेस पे। ठीक है, फिजियोलॉजी के बेस पे, फिजियोलॉजी के बेस पे। ठीक है, इसके अलावा जो जीनोम के सेट उसके अंदर प्रेजेंट है, जीनोम के बेस पे। ठीक है, सेल की फिजियोलॉजी के बेस पे, हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, एक हमारे पास टर्म आती है केमोटैक्सोनॉमी। केमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, केमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? केमोटैक्सोनॉमी होती है कि जो इंडिविजुअल्स हैं उनके अंदर किस तरह के केमिकल्स प्रेजेंट हैं, कौन से केमिकल वहाँ प्रेजेंट हैं उनके अंदर। तो केमिकल्स की प्रेजेंस एंड अब्सेंस के बेस पे हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी टैक्सोनॉमी करते हैं। ठीक है, तो ये हम उनके अंदर कैसे कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट हैं, एल्कलॉइड्स कौन से प्रेजेंट हैं,
तो इन सब के बेसिस पे जो टैक्सोनॉमी हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैमोटैक्सोनॉमी करते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है पॉइंट हमारे पास कि नोमेनक्लेचर हम कैसे करते हैं। ठीक है भाई, टैक्सोनॉमी का पता चल गया हमें, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है ये सब हमें पता चल गया। तो इसके बाद हम नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ठीक है, तो नोमेनक्लेचर जो है ये हम किसके बेसिस पे करते हैं, ये हम करते हैं बेटा बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाइनोमियल सिस्टम क्या है। बाइनोमियल सिस्टम का मतलब है कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को दो नाम देते हैं। एक क्या होता है उसके अंदर जीनस एपिथेट होता है, सेकंड क्या होता है उसके अंदर स्पीसीज एपिथेट होता है। ठीक है, हम एक जीनस का नाम लेंगे, उसका दूसरा स्पीसीज का नाम जो है वो लेके हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के नोमेनक्लेचर करते हैं। और ये जो बाइनोमियल सिस्टम है ये कैरलस लिनस ने दिया। ठीक है, कैरलस लिनस जो है इनका जो कंप्लीट पूरा नाम था वो क्या था, कार्ल वोन लिन। ठीक है, ये इनका नाम था जिसके अंदर 3 नाम आते थे। और ये अपने जो इनका जो सिस्टम इन्होंने दिया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का जो सिस्टम दिया इन्होंने, ये इससे इतने ज़्यादा प्रभावित थे, इतने इफेक्टेड थे ये इस चीज़ से कि इन्होंने अपना खुद का नाम भी बदल लिया। और अपना नाम बदल के इन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 नाम रख लिए इन्होंने, और इनका नाम इन्होंने चेंज करके क्या रख लिया, कैरलस लिनस। इन्होंने अपना नाम रख लिया इसके को। ठीक है, ओके। तो कैरलस लिनस जो थे इन्होंने बहुत सारे प्लांट की नोमेनक्लेचर किया, इन्होंने बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जिनको उन्होंने नाम दिया। ठीक है, तो इनको हम फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम भी कहते हैं। इज ऑल्सो कॉल्ड एज फाउंडर या फिर फादर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम भी हम इनको कहते हैं। ठीक है, और लिनस ने क्या किया, प्लांट्स को भी आइडेंटिफाई किया और एनिमल्स को भी आइडेंटिफाई किया। प्लांट्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया अपनी बुक स्पीसीज प्लांटेरम के अंदर, इनकी बुक थी स्पीसीज प्लांटेरम। ठीक है, और एनिमल्स को इन्होंने आइडेंटिफाई किया अपनी बुक सिस्टमा नेचरा के 10th एडिशन के अंदर। सिस्टमा नेचरे के 10th एडिशन के अंदर इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, नोमेनक्लेचर दिया, उनको नाम दिया। ठीक है, तो ये जो नाम उन्होंने दिया ये कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग दिया हमने, उन्होंने बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग। और बाइनोमियल सिस्टम में हम क्या करते हैं बेटा, एक जो फर्स्ट जो नेम होता है वो किसका यूज़ करते हैं हम, उसके जीनस का, कि वो कौन से जीनस से बिलोंग करता है। सेकंड नेम हम किसका यूज़ करते हैं, स्पीसीज का, कि वो कौन से स्पीसीज से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो नोमेनक्लेचर है उसके जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम नोमेनक्लेचर करते हैं। और जो रूल्स हैं वो किसके अकॉर्डिंग होते हैं बेटा, ICBN और ICZN के अकॉर्डिंग। तो अब हम ICBN और ICZN के रूल्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि वो रूल्स क्या क्या हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं। Main rules of ICBN and ZN. तो इनके मेन रूल्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ICBN क्या है और ICZN क्या है। ICBN है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर और ICZN है इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और ये जो
नेमिंग है, ये जो NGO हैं या फिर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये ICBN और ICZN जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1961 में। इनको एक साथ फॉर्म किया गया था, ठीक है। और तब इन्होंने अलग अलग रूल्स दिए थे बेटा अपने। उनके रूल्स के अकॉर्डिंग क्या है, ये बाइनोमियल सिस्टम पे बेस है सारे के सारे रूल, ठीक है। जिसके अंदर हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल है इसका कि किसी भी स्पीसीज़ का, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट नेम होगा वो क्या होगा, उसका जीनस नेम होगा। ये इसका फर्स्ट रूल है बेटा, जीनस नेम होगा। और जो सेकंड नेम होगा वो क्या होगा, उसका स्पीसीज़ का नेम होगा, स्पीसीज़ का नेम होगा, ठीक है। और सेकंड रूल इसका क्या कहता है कि जो जीनस का नाम है उसका फर्स्ट वर्ड कैसा होगा बेटा, ये जो वर्ड होगा फर्स्ट वो कैसा होगा, कैपिटल होगा। इट शुड बी कैपिटल, ठीक है। और स्पीसीज का जो फर्स्ट वर्ड होगा, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैसा होगा, फर्स्ट अल्फ़ाबेट वो स्मॉल लेटर होगा, स्मॉल लेटर में होगा, ठीक है। ये इसका सेकंड रूल है बेटा, ठीक है। और इसका थर्ड रूल क्या कहता है, इसका थर्ड रूल कहता है कि जो जीनस और स्पीसीज के जो नेम हैं, अगर आप टाइप करते हो उसको, ठीक है, जब हम टाइप करते हैं तो इट शुड बी इटैलिक, इट शुड बी italic when typed to show its Latin origin, और इट्स एंशिएंट ओरिजिन को दिखाने के लिए वो इटैलिक में होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जब आप उसको फ्री हैंड से लिखते हो, हाथ से जब हम उसको लिखते हैं, जैसे हमने लिख दिया मैंजीफेरा इंडिका, सॉरी, ठीक है। जब हम ऐसे फ्री हैंड से लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। और वैसे तो बाइनोमियल सिस्टम के अकॉर्डिंग जो नेम होते हैं, साइंटिफिक रूल्स के अकॉर्डिंग जो नेम है, उनके अंदर सिर्फ दो ही नाम होते हैं, या तो स्पीसीज का नाम होगा या जो लास्ट नेम होता है इसका, या फिर जीनस का नाम होगा, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करते हैं, हम साइंटिस्ट का नाम भी उसके साथ जोड़ देते हैं। जो साइंटिस्ट का नाम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ठीक है, और वो अंडरलाइन नहीं किया जाता है ये, और टाइप करते वक्त इसको हम इटैलिक में भी नहीं लिखते हैं, ठीक है। और इसके ये कुछ क्लासिफिकेशन के रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर करते हैं, नाम देते हैं। और इसके अंदर कुछ रूल और भी आते हैं, वो क्या है बेटा कि जो नेमिंग होती है, ठीक है, ऐसा कई बार हो जाता है, कोइंसिडेंस होते हैं बहुत बार कि एक साथ दो अलग अलग लैब में काम चल रहा है एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक प्लांट जो है जिसकी नोमेनक्लेचर एक साथ इंडिया में भी की गई और दूसरी जगह जापान में भी की गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कंट्रोवर्सी ना हो तो उसके लिए एक रूल डिसाइड कर दिया ICBN ने, ICZN ने एक रूल डिसाइड कर दिया जिसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि जो नाम पहले दिया गया होगा, जो नाम पहले दिया जाएगा, जैसे एक नाम सुबह दिया गया, एक शाम को दिया गया, तो जो नाम सुबह दिया गया है उसको वैलिड मान लिया जाता है और जो शाम को दिया गया है उसको इनवैलिड मान लिया जाता है, ठीक है। तो जो इसमें वो वाली बात होती है कि फर्स्ट कम फर्स्ट गेम, ओके। तो साइंटिफिक रूल क्या कहते हैं कि जो नाम पहले दिया जाता है उसको ही वैलिड मान लिया जाता है। और इसके अलावा ICBN के अकॉर्डिंग क्या होता है, ICBN में टोटोनिम्स अलाउड नहीं होते हैं। जो भी इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल का जो नाम होता है उसके अंदर टोटोनिम नहीं होते, लेकिन जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर में हो सकते हैं। जैसे इंडियन रेट का नाम है रेटस रेटस, ठीक है, यहाँ पे टोटोनिम्स हैं, ओके। और जो इंडियन कोबरा है उसका नाम है नाजा नाजा, साइंटिफिक नेम है उसका नाजा नाजा। इसके अंदर भी क्या है, टोटोनिम अलाउड है, लेकिन ICBN में ऐसा नहीं होता है। ICBN में टोटोनिम्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके रूल्स हैं बेटा नोमेनक्लेचर के।
I think I have done all of the, I have discussed all rules decided by ICV and ICZN, और अगर कुछ और बच जाता है तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, साथ साथ डिस्कस कर लेंगे अगर कुछ छूट गया है तो।